हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 19 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, इंडिया चाइना अग्री टू होल्ड नेक्स्ट राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स ऑन एलएसी। India and China on Friday agreed to hold another round of talks between senior military commanders to take forward the slow-moving process of disengagement on the line of actual control. So, फ्राइडे को ये अग्री किया गया कि इंडिया और चाइना एक और मिलिट्री मीटिंग हेल्ड करेगी, जहां पे मिलिट्री कमांडर्स, सीनियर मिलिट्री कमांडर्स एक दूसरे से बात करेगी और जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है, जो कि बहुत स्लो चल रहा है, उसे और आगे तक ले जाएगी ताकि डिसएंगेजमेंट जल्दी से हो जाए, जो बॉर्डर में जो टेंशन चल रहा है वो खत्म हो जाए। दिस वाज agreed to at the 20th meeting of the working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs held by video link on Friday. So ये 20th मीटिंग था वर्ल्ड मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, जो कि एक वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए ये मीटिंग हुई थी, ये अग्री किया गया है। तो नवीन श्रीवास्तवा, जॉइंट सेक्रेटरी in the Ministry of External Affairs, and Hong Liang, Director General of the Department of Boundary and Oceanic Affairs of China's Foreign Ministry, both sides reviewed the development along the LSC. So India के Joint Secretary and China के डिपार्टमेंट ऑफ बाउंड्री एंड ओशन अफेयर्स के फॉरेन मिनिस्ट्री ने दोनों ने अपने डेवलपमेंट को रिव्यू किया। एलएससी में जो जो हो रहा है उन्होंने रिव्यू किया, एंड they would continue to work towards ensuring complete disengagement in all friction points along the LSC in the western sector at the earliest. So, उन लोगों ने LSC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में उन्होंने रिव्यू किया, और उन्होंने ये कहा कि हम दोनों मिल के काम करेंगे और डिसएंगेजमेंट को कंप्लीट करेंगे। मतलब बॉर्डर्स में जो जो जितने भी सिपाही है, जितने भी डेवलपमेंट की गई है, उस सबको हटा देंगे। जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट्स है, मतलब जितने भी बॉर्डर्स में ये टेंशन चल रहा है, वहां से डिसएंगेजमेंट कर लेंगे। और सबसे पहले हम लोग वेस्टर्न सेक्टर में करेंगे, जो कि लद्दाख है। लद्दाख में सबसे पहले डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट लिस्ट पेपर्स फॉर वैक्सीन registration. The Union Health Ministry on Friday listed out the documents that can be used for registering to get vaccinated against COVID-19. Beneficiaries can produce driving license, health insurance smart card issued under the scheme of Labour Ministry, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, job card, official identity card issued by MPs, MLAs, MLCs, PAN card, bank or post office passbook, passport, pension document, service identity card issued to employees by the union or state government or public limited companies, and voter ID cards. So, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो जो बेनिफिशियरीज है, मतलब जिसे पहली कोविड-19 वैक्सीन दी जाएगी, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स या नर्स हो, या फिर जो पुलिस सेक्टर्स में हो, जो पुलिस हो, या फिर वॉलंटियर्स हो जिन्होंने कोविड-19 के दौरान बहुत हेल्प किया है, बहुत काम किया है, या फिर वो इंसान हो जो 50 इयर्स के ऊपर हो और उसे कुछ मोबिटीज हो, डिजीज मोबिटीज हो, जो पहले से ही कुछ डिजीज से जूझ रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज या फिर और भी कुछ डिजीज से, उन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन दिया जाएगा। सो वैक्सीन लेने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो बेनिफिशियरीज है, मतलब जिसे सबसे पहले दी जाएगी, जिसे प्रायोरिटी ज़्यादा दी जा रही है, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। चाहे वो हेल्थ लाइन वर्कर हो, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, या फिर वो 50 इयर्स के ऊपर पेशेंट्स क्यों ना हो जो पहले से डिजीज से जूझ रहे हैं, सबको रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें वैक्सीन मिलेगा। तो रजिस्टर करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा? तो उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, या फिर
लेबर मिनिस्ट्री जो स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड किया था वो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का जो जॉब कार्ड है वो, या फिर आपके पास जो ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं जैसे कि पैन कार्ड, या फिर बैंक और पोस्ट ऑफिस पासबुक, या फिर पासपोर्ट, या फिर पेंशन डॉक्यूमेंट, या फिर जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको सर्विस आइडेंटिटी कार्ड मिलता था वो, या फिर वोटर आईडी कार्ड, आपके पास अगर इनमें से कुछ भी चीज हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो. After online registration, a beneficiary will receive an SMS on the registered mobile number on the due date, place and time of vaccination. तो जैसे ही वो लोग रजिस्टर कर लेंगे तुरंत आपके फोन में एक मैसेज आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन का डेट कब है, कहाँ पे होगा और किस वक्त होगा. आपको डेट, प्लेस, टाइम सब दे दिया जाएगा. आफ्टर ऑल द doses of vaccine are administered, a QR code based certificate will be sent to the registered mobile number. और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक क्यूआर कोड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. जब आप वैक्सीन लेने जाएंगे तो आपको वो क्यूआर कोड दिखाना पड़ेगा, उसे वो लोग स्कैन करेंगे और फिर आपको अंदर जाने देंगे ताकि आप वैक्सीन ले सकें. A photo ID is a must for both registration and verification at the session site. So रजिस्ट्रेशन के लिए भी फोटो आईडी मस्ट है. फोटो आईडी कुछ भी हो सकता है, आपका आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड भी हो सकता है. और वेरिफिकेशन जब आप जाएंगे तो आपको वही डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा जब जो वो लोग वेरीफाई करेंगे. नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पीपल कैंट अफोर्ड हेल्थ केयर. सुप्रीम कोर्ट. The Supreme Court on Friday said it was the government's duty to ensure affordable medical treatment for COVID-19 patients. It said medical care during the pandemic had become so costly that ordinary people could not afford it at all. So, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यह गवर्नमेंट का ड्यूटी था, सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी था कि कोविड-19 पेशेंट्स जो थे उनका ट्रीटमेंट अफोर्डेबल प्राइस में किया जाना चाहिए था, या फिर जैसे दूसरे देशों में फ्री में किया गया है वैसे फ्री में करना चाहिए था. लेकिन ये देखा गया है कि मेडिकल केयर पैंडेमिक के दौरान और भी ज्यादा कॉस्टली हो गई थी, और भी ज्यादा कॉस्टली, मतलब ऑर्डिनरी पीपल उससे अफोर्ड नहीं कर सकते थे. अगर ऑर्डिनरी पीपल को अगर कोविड हुआ भी होगा, उनके पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए, वो छुपा देते थे, वो लोग नॉर्मल दवाई खा के रहते थे, एंड शायद बहुत ज्यादा डेथ इसके वजह से ही हुई है. द कोर्ट ऑल्सो सेड a successful world war on the virus depended on government public partnership. For this, the government should be transparent about the facts and figures regarding COVID-19 infection spread. So उनका ये कहना था कि ये गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप होना चाहिए था ये वायरस को हराने के लिए. ये वायरस वर्ल्ड वॉर से कोई कम नहीं था. और अब गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, पूरा साफ होकर दिखाना पड़ेगा कि आपका फैक्ट्स क्या है और आपका फिगर्स क्या है, कोविड-19 इन्फेक्शन स्प्रेड क्यों हुआ, कैसे हुआ. A three-judge bench led by Justice Ashok Bhushan addressed the issue of the deteriorating health of fatigued doctors, nurses and medical workers. तो थ्री जज बेंच जो बैठे थे, जो लीड कर रहे थे जस्टिस अशोक भूषण जी, उनका ये कहना था कि जो डॉक्टर्स, नर्सेस एंड मेडिकल वर्कर्स है उनको भी रेस्ट नहीं दिया गया, उनको भी छुट्टी नहीं दी गई. तो उन्हें छुट्टी दी जाए, उन्हें रेस्ट दी जाए ताकि वो लोग का जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है, मेंटली जो हेल्थ इश्यूज होता है, वो उन लोग उससे वो लोग दूर रहे, उन्हें मेंटली इलनेस ना हो, वो लोग को थोड़ा अपना टाइम दिया जाए. उन्होंने लगातार 8 मंथ तक काम किया, लगातार विदाउट एनी हॉलीडेज. एंड ये भी कहा गया कि जो कोविड-19 पेशेंट्स जो थे उनके लिए प्राइस अफोर्डेबल की जाए, मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनको ऐसे अब प्राइस की जाए, मतलब हेल्थ केयर ऐसा प्राइस रखा जाए जो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल खरीद सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं. वरना अभी देखा जाए तो अगर किसी को, ऑर्डिनरी पीपल को अगर कोविड-19 हुआ, वो गया, उसका सारा पैसा उसमें ही खर्चा हो गया. कोविड से तो बच गया लेकिन उसका सारा पैसा चला गया, वो नॉर्मली खत्म हो गया.
Next point. Pandemic far from over, says Soumya, cautioning that the COVID-19 pandemic is far from over. Though the world now seems to be closer to getting a vaccine, Soumya Swaminathan, chief scientist of the World Health Organization, on Friday said, though there is a light at the end of the tunnel, the road ahead is still dark and long. So, कोविड 19 अभी भी बहुत दूर तक है, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है. हाँ, ये बात है कि वैक्सीन आ चुकी है, तो वैक्सीन आने के बाद शायद ये थोड़ी कम हो जाए, लेकिन अभी भी ये अंधेरा खत्म नहीं हुआ है. हमें थोड़ी सी रोशनी दिखी है, लेकिन ये अंधेरा अभी भी जारी है. अभी भी ये बहुत लंबे दिनों तक या महीनों तक या सालों तक चलेगी, किसी को नहीं पता. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ साइंटिस्ट है सौम्या स्वामीनाथन, उनका ये कहना है कि अब तक ये कोविड 19 खत्म नहीं हुआ है, ये बहुत दिनों तक चलने वाली है. Participating in a panel discussion, the people need to know the challenge of developing a COVID-19 vaccine. The next few months are going to be critical and tough for many countries, and we have to keep ourselves safe while waiting for the vaccine. So, वैक्सीन बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक वैक्सीन बना दिए ऐसा नहीं हो सकता. आप जब वैक्सीन बनाते हो, कोई भी वैक्सीन बनाते हो, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट ना हो. आप अगर कुछ एक डिजीज का, आप अगर कोविड का वैक्सीन बना रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वैक्सीन किसी और डिजीज को खतरे में तो नहीं डाल सकती है, किसी और ऑर्गन को खतरे में तो नहीं डाल सकती है, किसी को डायबिटीज है तो उसको कोई खतरा तो नहीं हो सकता है. तो आपको ये सब चीज ध्यान में रख के एक वैक्सीन बनाना पड़ता है. तो ये वैक्सीन बनाना, डेवलप करना बहुत चैलेंजिंग बात होता है, और स्पेशली एक ऐसा वैक्सीन, एक ऐसे डिजीज का वैक्सीन जिसका कोई वैक्सीन था ही नहीं, जो आपको नई तरीके से बनाना पड़ रहा है. तो इसके लिए सबको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा, और अभी भी वेट करना पड़ रहा है. एंड जब तक हम लोग वेट कर रहे हैं, तब तक हम लोगों को सेफ रहना पड़ेगा. और इसका मतलब यही हुआ कि अगर जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है, तब तक हम लोगों को सोशल वैक्सीन को मानना पड़ेगा, जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, हाथ धोना एंड सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन करना. ये हम लोगों को करना ही है. लकीली हम लोगों को बहुत ज़्यादा वैक्सीन मिल चुका है, जो 50% से ज़्यादा इफेक्टिवनेस दिखाती है. कुछ कुछ 90 के ऊपर इफेक्टिवनेस दिखाती है, वो अच्छा न्यूज़ है. लेकिन स्टिल वी हैव टू कीप कॉशन, हमें बच के रहना पड़ेगा. नेक्स्ट, 87% loss in passenger revenue, railways. The railways have so far incurred an 87% loss in passenger revenue, down from rupees 53,000 crore last year to 4,600 crore rupees owing to COVID-19. So, railways में 87% लॉस देखा गया पैसेंजर रेवेन्यू में, जो कि लास्ट ईयर 53 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था. दिस ईयर आफ्टर लॉकडाउन 4,600 करोड़ का रेवेन्यू दिखा गया है सिर्फ. However, an increase in freight loading revenue is expected, compensated by the enhanced transportation of non-traditional commodities such as grains and fertilizers. So, जो फ्रेट लोडिंग होती है, मतलब जो सामान पहुंचाना होता है, जो कि खेतों के जो क्रॉप्स होते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स होते हैं या फिर कोल होते हैं, ये सब का ट्रांसपोर्टेशन फिर भी इंक्रीज हुआ है, यहाँ से रेवेन्यू आ रही है. At a press conference on Friday, Railway Board Chairman and Chief Executive Officer Vinod Kumar Yadav said the railways were working toward the objective of meeting the operational expenditure from their own revenue earnings. So, उनका ये कहना था कि जो रेलवे का जो वर्किंग हो रहा है, जो ऑब्जेक्टिव वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर चाहिए था, वो लोग खुद के पैसे से दे रहे हैं, कोई रेवेन्यू के पैसे से नहीं दे रहे. A projected increase in loading revenue was an indicator of an improving economy and industrial growth. So, ये जो projected increase दिख रहा है loading revenue में, मतलब जो सामान पहुंचाई जाती है, पैसेंजर्स का जो रेवेन्यू है वो अब तक कम है, अब तक बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है.
लेकिन जो लोडिंग रेवेन्यू है, जो सामान पहुंचाने वाली जो रेवेन्यू होती है, वो उसमें थोड़ा ग्रोथ दिख रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है. नेक्स्ट, parliamentary panel calls for migrant workers database. A national database of migrant workers should be collated at the earliest to ensure that if ever there is a repeat of COVID-19 like pandemic, the relief measures should reach the intended beneficiaries, the Standing Committee on Home Affairs has noted in its report. The committee also recommended an urgent review of 123-year-old Epidemic Diseases Act 1897. तो नेशनल डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स जो डेटाबेस है उसे इंश्योर करना पड़ेगा, उसे कोलेट करना पड़ेगा. ये कहा गया है कि अगर कोई कोविड-19 जैसे पैंडेमिक वापस आती है तो ये जो माइग्रेंट वर्कर्स जो है, ये जो बेनिफिशियरीज है, इन्हें सबसे पहले रिलीफ दिया जाए. क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो हुआ है माइग्रेंट वर्कर्स के साथ, वो बहुत ही खराब हुआ था. जो कहीं दूर दूर तक रह गए थे, अपने घर तक वापस नहीं आ सकते थे, जिन्हें कोई बस प्रोवाइड नहीं किया गया था, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं दिया गया था उनको, ये दोबारा जैसे ना हो. अगर दोबारा ऐसा कभी कोविड-19 पैंडेमिक आए तो हम लोग पहले से रेडी रहे, पहले से ये जो नेशनल डेटाबेस जो माइग्रेंट वर्कर्स का है उसे हम लोग रेडी रखें, ताकि हमें पता चले कौन कहाँ पे है और उससे तुरंत हेल्प की जाए. The committee, headed by senior Congress leader Anand Sharma, unanimously adopted the report Management of COVID-19 Pandemic and Related Issues at a meeting on Friday. It noted that during the extended lockdown, the task of identifying the location and dispersing relief measures to the migrant workers became difficult as the central government did not have any data of the migrant workers. तो ये कांग्रेस के लीडर जो आनंद शर्मा है, उन्होंने ये कहा, एक रिपोर्ट बनाई जो था मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड रिलेटेड इश्यूज. उसमें ये कहा गया था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनका आइडेंटिफिकेशन और उनका डिस्पर्समेंट ठीक से नहीं किया गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास माइग्रेंट वर्कर्स का कोई डेटा ही नहीं था. तो जब आपके पास उसका डेटा ही नहीं है तो आप उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप उसे हेल्प नहीं कर सकते, और इसके वजह से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी. तो अब नेक्स्ट टाइम के लिए हमें ये तैयार रहना पड़ेगा, नेशनल डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कौन वर्कर्स कहाँ पे है. नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट टू स्पेल आउट प्रोडक्शन लिंक्ड प्लान फॉर ऑटो सून. The Heavy Industries Ministry is engaged in close coordination with the stakeholders on the Production Linked Incentive scheme, which also covers the automobile sector, and hopefully it will be rolled out very soon, a top official said on Friday. So Heavy Industries Ministry ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के साथ कोऑर्डिनेशन किया, स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन किया, और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को लागू किया है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के ऊपर, जो कि बहुत जल्दी चालू हो जाएगी. The Department of Heavy Industries frames and implements policies for the auto sector. The Union Cabinet last month approved a production link incentive scheme worth 1.46 lakh crore rupees over 10 sectors of boost in domestic manufacturing, create jobs and reduce dependence on imports. So जैसे कि लास्ट मंथ में यूनियन कैबिनेट ने एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट किया था, जो कि 1.46 लाख करोड़ रुपीस का था, और ये कहा गया था कि ये रुपीस 10 सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ताकि उनका मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट की जाए, जॉब क्रिएट किया जाए, और जो डिपेंडेंस है दूसरे इंपोर्ट के ऊपर, दूसरे कंपनीज के ऊपर, वो कम हो जाए. तो द स्कीम विल बी ऑफर्ड टू वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, ऑटो टेलीकॉम, textiles, food products, solar photovoltaic and cell batteries, among others, with total outlay of 1,45,980 crore rupees spread over 5 years. ये जो मनी है ये इन लोगों पे डिवाइड की जाएगी और ये 5 ईयर तक चलेगी. नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन
list out healthcare infra livelihood as key focuses area. With less than 2 months to go for the budget for the next fiscal year, Finance Minister Nirmala Sitharaman on Friday said the upcoming budget, given it would be the first since the pandemic, will be the budget like never before. सो अब बजट नेक्स्ट ईयर के बजट जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होते हैं उनका बजट आने में अब सिर्फ 2 महीने बाकी है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का ये कहना है कि ये जो बजट आने वाली है ये ये कोविड-19 पैंडेमिक के बाद पहला बजट है और ये बजट अनोखा बजट होगा. दिस विल बी अ बजट लाइक नेवर बिफोर. ऐसा बजट पहले कभी नहीं आया. Enlisting healthcare infrastructure and livelihood as फोकस एरियाज. उन्होंने ये कहा कि हेल्थ केयर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और लाइवलीहुड को सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा ये बजट में. Sitharaman said support needs to be given to sectors that have been disrupted and sectors that could be newer engine of growth. So ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइवलीहुड में क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ये सब सेक्टर्स हैं जो डिसरप्ट हुआ है, मतलब जो रुक गया था, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा भार पड़ा हो. तो इससे हम लोग इसमें ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे ताकि ये आज सही हो जाए और फ्यूचर के लिए भी और ज्यादा प्रिपेयर हो जाए. स्पीकिंग एट द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री Partnership Summit via video conferencing, she asked industry leaders to send their ideas and suggestions of the budget. So वो जहाँ पे बात कर रही थी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट, वहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियल लीडर्स थे उन्होंने उनको कहा कि आप अपना आइडियाज और अपना सजेशन भेजें बजट के लिए. द फाइनेंस मिनिस्टर सेड investment in health and infrastructure is going to be absolutely critical, while livelihood challenges would have to seen in your canvas. तो उनका ये कहना था कि हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और लाइवलीहुड और ज्यादा चैलेंजिंग होगी. नेक्स्ट, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास, recovery not steady and continuous yet. Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das said that the improvement in the economy is not steady and continuous yet, though the recovery is multi-speed as more sectors are showing an upturn. So RBI के गवर्नर शांतिकांता दास का ये कहना था कि जो इंडियन इकोनॉमी जो इम्प्रूव हो रही है वो बहुत ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो रही है, स्टेडी नहीं है. स्टेडी मतलब एक लेवल पे नहीं जा रही है, एक बार ऊपर जा रही है तो दूसरे बार नीचे गिरी जा रही, फिर ऊपर फिर नीचे गिर रही है, कंटिन्यूस नहीं जा रहा है. और हाँ, कुछ कुछ सेक्टर्स में मल्टी स्पीड में रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन स्टिल जो इकोनॉमी को स्टेडी जाना चाहिए वो स्टेडी नहीं जा रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है तो एक बार नीचे गिर रहा है. मेंबर्स ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी raised concern on the status of some of the subsectors and aspects of the economy, while stating that it might take at least a year to reach an earlier peak GDP level and move to recover lost growth. So, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो आरबीआई के है उनके तरफ से ये जाना जा रहा है कि इंडिया का जो पीक जीडीपी था, जो पैंडेमिक के पहले जो जीडीपी था, जो हाईएस्ट जीडीपी था, वहां तक पहुंचने में इंडिया को कम से कम 1 साल लगने वाली है. जो ग्रोथ उन्होंने लॉस्ट किया है उससे पाने में 1 साल लग जाए. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेज. और 19 दिसंबर का इम्पोर्टेंट डे है गोवाज लिबरेशन डे. गोवाज लिबरेशन डे मतलब जिस दिन गोवा को पोर्तुगीज से लिबरेशन मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था. पहले इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था 1947 में, लेकिन 1961 में गोवा को इंडिपेंडेंस मिला था पोर्तुगल आर्मी की तरफ से, पोर्तुगीज की तरफ से इंडिपेंडेंस मिला था और वो हुआ था 19 दिसंबर 1961 में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट. और आज का मोटिवेशनल कोट है, इफ यू रियली वांट समथिंग एंड रियली वर्क हार्ड and take advantage of opportunities and never give up, you will find a way. तो ये कोट बहुत ही अच्छा है. अगर आपको कुछ चाहिए हो
मतलब आपको सच में कुछ चाहिए हो, इफ यू रियली वांट इट, और अगर आप उसके पीछे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे और आपके पास उसे पाने के लिए जो जो अपॉर्चुनिटीज आएगी, आप उस पे एडवांटेज हासिल करेंगे, आप अपॉर्चुनिटीज को जाने नहीं देंगे, आप उसे हासिल करेंगे और आप कभी हार नहीं मानेंगे। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा और आपको जो चाहिए है, जो चाहिए होगा वो आपको जरूर मिलेगा। सो अगर आप यूपीएससी एग्जाम में बैठने वाले हो, आप आपका ड्रीम है आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे और ये आप सच में चाहते हो कि आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपके पास जितने भी अपॉर्चुनिटीज आएगी आपको उसका एडवांटेज लेना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास बहुत सारे मॉक टेस्ट आने वाली होगी, आपको उसका एडवांटेज लेना पड़ेगा। आप हाँ फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, आप उसे सीखोगे कि आप क्यों फेल हुए, जिसकी वजह से फेल हुए हो आप उस पर और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे। आप अपॉर्चुनिटीज को ऐसे जाने मत देना, उस पर एडवांटेज हासिल करना, कभी हार मत मानना। अगर आप हो सकता है यूपीएससी में आप एक बार क्रैक नहीं कर पाए, दो बार क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन आप हार मत मानना। अगर आपको सच में आईएएस ऑफिसर बनना है तो आप उसमें लगे रहना, कभी आप हार मत मानना, नेवर गिव अप। अगर आपने ये सब कर लिया तो देखना आपको रास्ता जरूर मिलेगा और आप जरूर सक्सेस होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।